गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछले अध्याय के अंदर देखा था कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का गुणा, भाग, घटाव और साथ ही में अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 8वीं बोर्ड के अंदर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपन परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल जो क्वेश्चन मिले थे आपको वो सोल्व कर लिए होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको औसत विधि से परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो आज हम बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। तो अध्याय 2 के अंदर जो आपका जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस के अंदर आपको प्रश्नावली दूसरी एक चर वाले रैखिक समीकरण के तौर पर दे रखी है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है उससे पहले अपन अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा पिछली क्लास के अंदर कक्षा 7 के अंदर आपने एक अध्याय का अध्ययन किया होगा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, उस बीजीय व्यंजक के अंदर उस बीजीय व्यंजक के अंदर दो प्रकार के पद होते हैं, एक तो चर पद या चर राशि और दूसरी अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशियों का जो संयुक्त मिश्रण है, संयुक्त मेल है, उसको अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। या हम इसी सरल शब्द में कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक के अंदर चर राशि और अचर राशि दो प्रकार की राशियां होती हैं। तो चर राशि और अचर राशि से बनने वाला जो पद है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इतना तो अपन ने देखा था कि बीजीय व्यंजक के अंतर्गत चर राशि और अचर राशि दो प्रकार की राशियां होती हैं और दोनों ही प्रकार की राशियों से वो बीजीय व्यंजक होते हैं। और पिछली क्लास में आपने बीजीय व्यंजकों का योग, घटाव, गुणा और विभाजन किया था अपन ने। आज अपन बात करेंगे रैखिक समीकरण एक चर वाले। देखिए पहले अपन बात करेंगे एक चर क्या है। देखिए बहुपद के अंदर भी दो प्रकार के चर हैं, एक तो चर राशि और एक अचर राशि। प्रश्न के अंदर आपको एक पद दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक है 4x + 6। इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो चर राशि और अचर राशि का जो संयुक्त मेल है, मिश्रण है, योग है, जो भी है वो आपको बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब उस बीजीय व्यंजक के अंदर एक चर का क्या मतलब है कि उसके अंदर पूरे पद के अंदर चर केवल एक ही होगा, केवल x। पूरे बहुपद के अंदर केवल y, पूरे बहुपद के अंदर z। यहाँ तक कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है वो सारे अक्षर मान माने जाते हैं बीजीय व्यंजक के अंदर। तो आप मैंने लिखा 4x + 9x + 6 - 3x। इसके अंदर x केवल वैल्यू x है, अचर राशि केवल x है, सॉरी चर राशि केवल x है। तो यहाँ पर एक चर ही है, उसको एक चर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं 3 चर हो गए सब, ये 3 चर नहीं है। 3 चर कब होते हैं? मैं अगर ऐसे लिखा 6y + 3x - 15t, अब 3 चर है y, x और t। तो यहाँ पर 3 चर। अब पूरे बीजीय व्यंजक के अंदर केवल एक ही चर हो तो उसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद। पूरे बहुपद के अंदर अगर केवल एक ही चर है, चाहे वो कितनी बार क्यों ना आया हो, वो एक ही चर माना जाएगा। तो अगर किसी बहुपद के अंदर एक ही चर है तो वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। चरों की संख्या जैसे जैसे ज्यादा होती है वो एक चर वाला बहुपद, द्विचरीय बहुपद, त्रिचरीय बहुपद, तो इस प्रकार से चरों के हिसाब से बहुपद होते हैं। तो अब बात आती है कि चर तो एक ही है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि एक चर से मतलब क्या है। तो एक चर का मतलब जो आपका बहुपद दे रखा है उस बहुपद के अंदर केवल एक ही चर दे रखा होगा तो वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। अब बात आती है समीकरण की और रैखिक की बाद में बात करेंगे। रैखिक समीकरण, अब बात आती है समीकरण। ये समीकरण क्या है? देखिए समीकरण
समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के अंदर बहुपद होते हैं। समीकरण समान पक्ष वाले, समीकरण समान पक्ष वाले। समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है वाम पक्ष और एक होता है दक्षिण पक्ष। समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल का चिन्ह होता है, उसको कहा जाता है समीकरण। अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, मान में भी, यहां तक कि मान में भी बराबर है। तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, आप इसको बायां पक्ष और दायां पक्ष भी कह सकते हैं। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो आप वाम पक्ष को बायां पक्ष या दायां पक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। अब समीकरण के अंदर दो पक्ष, इतना तो अपने को पता चल गया कि समीकरण के अंदर दो पक्ष है, एक तो वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। अब दोनों पक्षों के अंदर आपको बहुपद मिलेंगे, वो भी एक ही चर वाला, और उस एक चर वाले उस बहुपद को समीकरण की सहायता से आपको उसकी चर का मान ज्ञात करना है। उसके चर का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब चर का मान ज्ञात करने के लिए देखिए अपने पास में दो पक्ष है और दोनों पक्षों में आपको बहुपद मिलेंगे, केवल एक ही चर वाला। उस एक चर वाले बहुपद का आपको समीकरण की सहायता से समीकरण बना करके, हालांकि आपको समीकरण ऑलरेडी बनाया मिलेगा आपको कुछ प्रश्नों के अंदर, वो समीकरण बनाया समीकरण है, उसके अंदर चर राशि केवल एक ही, उस समीकरण के अंदर उस वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में एक ही चर राशि है। उस चर राशि का आपको मान ज्ञात करना है, उस चर राशि का आपको मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करेंगे कैसे? उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ पक्षांतर के नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वो पक्षांतर के नियम क्या क्या है वो देखिए आप। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर पहली बात तो ये देखो पक्षांतर होता क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ये जो लाइनर इक्वेशन है, ये जो रेखिक समीकरण है, ओनली वन वेरिएबल वाला, एक चर वाला ये रेखिक समीकरण है, तो उस रेखिक समीकरण के अंदर पक्षांतर का क्या रूल कहता है, उसका नियम क्या कहता है? वाम पक्ष का मान, पहली बात तो ये देखो पक्षांतर क्या है, वाम पक्ष का मान दक्षिण पक्ष में लाना और दक्षिण पक्ष का मान वाम पक्ष में ले जाना, यानी एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष का मान पहले पक्ष में लाना, यानी कि पक्षों के अंदर पक्ष उठ करके नहीं जा रहा है, केवल पक्ष की जो वैल्यू है, पक्ष का, एक पक्ष का, चाहे वो वाम पक्ष का हो चाहे दक्षिण पक्ष का हो, एक पक्ष का मान उठ करके किसी दूसरे पक्ष में जा रहा है और दूसरे पक्ष का मान उठ करके पहले पक्ष में आ रहा है, इसको पक्षांतर कहते हैं। लेकिन पक्षांतर के दौरान पूरा पक्ष उठ करके नहीं जाता, पूरा पक्ष उठ करके नहीं जाता। तो इस पक्षांतर के नियम के दौरान उसके गणितीय चिन्हों में परिवर्तन आता है। वाम पक्ष का मान दक्षिण पक्ष में जा रहा है, लेकिन वाम पक्ष का मान यदि माइनस में है, पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाता है। यहाँ पर वाम पक्ष में मान प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाता है। वाम पक्ष का मान गुणा में है कोई पद तो भाग में हो जाता है, दक्षिण पक्ष में जाकर के भाग में है तो गुणा में हो जाता है। तो इसी प्रकार दक्षिण पक्ष का मान यदि वाम पक्ष में जाता है तो सेम वही रूल होता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा का है तो भाग में हो जाएगा, भाग का है तो गुणा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पक्षांतर के नियम के हिसाब से अपने को गणितीय चिन्ह बदल जाते हैं। पूरे पक्ष का हस्तांतर नहीं होता, पक्ष की एक वैल्यू का हस्तांतर होता है, पक्षांतर होता है। तो आपको केवल एक वैल्यू का पक्षांतर करना है, केवल पूरे पक्ष का पक्षांतर नहीं करना है। तो पक्षांतर करते हुए समीकरण के अंदर एक चर वाला जो समीकरण है, उस समीकरण के अंदर अपने को x की वैल्यू क्या करनी है। अब आओ एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं, एक सवाल के माध्यम से अपन समझते हैं कि किस प्रकार से पक्षांतर होता है, किस प्रकार से
पक्षांतर करते हुए समीकरण का मान, समीकरण के अंदर जो रखी हुई जो चर राशि है उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक सवाल के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए अपने पास यहाँ पर दो सवाल है, दो सवालों के बारे में अपन देखेंगे। आपके पास में ये दो समीकरण लिखे हुए हैं और इन दोनों समीकरणों के माध्यम से अपने को जो चर राशि है x, इसमें भी x चर राशि है, इसमें भी x चर राशि है, एक एक सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि चर राशि का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए अपने पास पहले देखो कि समीकरण है या नहीं है। अपने पास ये वाम पक्ष और ये दक्षिण पक्ष है और दोनों ही पक्षों के अंदर देखो बहुपद है और बहुपद एक चर वाला है। तो एक चर वाले बहुपद के अंदर आपको यह चर का मान याद करना है। देखिए आपको सबसे पहले पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने का नियम ये कहता है कि सजातीय पदों को एक पक्ष में रख लो और बाकी जो विजातीय पद है उसको एक पक्ष में रख लो। सजातीय जो पद है उसको एक पक्ष में रख लो और जो विजातीय जो पद है उनको एक पक्ष में रख लो। अब ये सजातीय पद तो आप समझते हैं, समान प्रकृति वाले जो पद है जिनकी नेचर सेम है वो सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे 8x 5x ये सजातीय पद है। 13 और 7 ये अचर राशियां हैं। तो अचर राशियां जो चर वाली राशि है उसको एक पक्ष में रख लो और अचर वाली जो राशि है उसको एक पक्ष में रख लो, चाहे तो आप वाम पक्ष में और चाहे तो आप दक्षिण पक्ष में, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो देखिए पहले से पक्षांतर करेंगे। अब सीधी सी बात है कि चर राशियों का ये चर राशि वाला जो बहुपद है उसको एक पक्ष में अपन लाएंगे वाम पक्ष के अंदर। तो सीधी सी बात उनके चिन्ह हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर करने पर क्या होगा वो देखो। 8x ये प्लस का है 5, कोई चिन्ह नहीं है तो उसको प्लस का मान दें। तो ये 5x प्लस का है तो पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा माइनस का, वाम पक्ष की तरफ लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के बीच बराबर का चिन्ह चलता रहना चाहिए, क्योंकि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर जो मान है वो बराबर होता है। मैं उत्तर की जांच करके बताऊंगा, मान बराबर भी होता है। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर होती है, चाहे वाम पक्ष की वैल्यू निकाल लो चाहे दक्षिण पक्ष की वैल्यू निकाल लो, दोनों का मान, दोनों का जो पक्ष है वो बराबर होता है। 8x माइनस 5x बराबर माइनस का 7 दक्षिण पक्ष का। अब ये देखो ये वाम पक्ष के अंदर माइनस का 13 है, बाएं पक्ष के अंदर पक्षांतर करेंगे बराबर के चिन्ह से उठ करके अगर एक पक्ष की तरफ आना वो पक्षांतर ही हो गया। वो भी चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करेंगे तो एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का पक्षांतर करने पर प्लस का। अब हल करो, 8x में से 5x गए, कितने गए, कितने बच गए 3x बराबर, यहाँ पर देखो बड़ी चिन्ह का प्लस किया है तो चिन्ह भी प्लस का आएगा, कितने बच गए 6, 13 में से 7 गए तो 6 बच गए। अब पक्षांतर करो सब, x बराबर 6 ये गुणा में 3x, 3x, x और 3 के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है तो उसको गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 3 गुणा x, अब ये 3 गुणा में तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि अपने को तो चर की वैल्यू याद करनी है, तो चर का पक्षांतर कर नहीं सकते, तो ऐसे स्थिति में अचर राशि का पक्षांतर करो ताकि अपने को चर राशि का मान आ जाए और चर राशि का ही अपने को मान याद करना है। तो 3 गुणा में तो पक्षांतर करने पर भाग में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे तो 3 गुना 6, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 2। अब ये जो x का मान 2 आया वो सही है या गलत है, आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे? जो x का मान आया वो ऊपर वाले समीकरण के अंदर रख के देख लो, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आप x की वैल्यू लिख दो और x की वैल्यू लिख करके उसका आप हल निकालो, मान निकालो, दोनों वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का मान बराबर हो जाएगा, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का मान बराबर हो जाएगा। एक बार रख देखो, समीकरण का 8x माइनस 13 बराबर 5x माइनस 7, 8 गुना
x की वैल्यू कितनी आई थी 2, x की वैल्यू 2, तो x की जगह पे 2 माइनस 13 बराबर 5 गुना x की वैल्यू 2 और माइनस का 7। ये दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, दोनों पक्षों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है। चर और अचर राशि का के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है उसको गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो आप वहां पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 8 गुने 16 माइनस 13 बराबर 5 गुना 10 माइनस 7। 16 में से 13 घटाओ 3 और 10 में से 7 गिरे दो 3, दोनों पक्ष बराबर है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष भी। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये जो समीकरण के अंदर जो मान ज्ञात किया है वो सही है। तो इस प्रकार से समीकरण के अंदर दो पक्ष है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के बीच आपको बराबर का चिन्ह चलता रहना चाहिए, पक्षांतर करके और आप उस चर राशि का मान ज्ञात करें। एक सवाल और है, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और आपको अगली बार अगले वीडियो के अंदर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको सॉल्व करेंगे अलग से। उससे पहले आपको एक सवाल और है जो आपको करना है। x बटा 5 बराबर 7 माइनस 6x बटा 3, 6x बटा 3 जहां बराबर का चिन्ह है। अब ये देखो यहाँ पर अंश और हर का मामला तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के मामले के अंदर वज्र गुणा होता है। कौन सा गुणा होता है? वज्र गुणा। तो आप वज्र गुणा करें, 3 को तो गुणा करना है x से, वज्र गुणा इस प्रकार से होगा, ये पद इससे पूरे से गुणा होगा, ये पद पूरे से गुणा होगा, बराबर 5 गुणा होगा 7 माइनस 6x, गुणा करो 3x, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पद गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होता है? गुणा। तो गुणा करो 7 गुणे 35 माइनस 6 गुणे 30 है, पक्षांतर करो, पक्षांतर। अब देखो ये सरल समीकरण बन गया, लेकिन रैखिक समीकरण बन गया है। अब इसका पक्षांतर कर लो पहले, ये 3x की माइनस कर दो, पक्षांतर करने का प्लस का और बराबर 35, 30x और 3x 33x हो गए, तो 33x बराबर 35, ये 33 गुणा में है x के, पक्षांतर करने पर भाग में, तो x बराबर 35 भाग 33। अभी कटते तो है नहीं, तो कटते तो है नहीं, तो काटने की आवश्यकता है नहीं, इसको पॉइंटर में लिखना भाई, ऐसी गलती मत करना था। ये चर की वैल्यू पॉइंट में आ तो सकती है, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, जैसा आगे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू 35 बटा 33 है। आई बात समझ में? तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। एक कुछ समीकरण आपको दिए गए हैं, उन समीकरणों को आपको सोल्व करना है और x की राशि बतानी है अपने को, x की वैल्यू बतानी है अपने को। या आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, समीकरणों में चर का मान ज्ञात करना है। आपको टोटल 12 सवाल दे रखे हैं और 12 सवालों में आपको उत्तर की जांच आपको नहीं करनी है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से उत्तर की जांच करना चाहो आप कर सकते हैं। एक आध प्रश्न में 2-4 सवालों के आपको उत्तर की जांच करके देखिए, ताकि अपने को बिलीव होगा, विश्वास होगा कि अपन ने समीकरण के अंदर जो चर राशि का मान ज्ञात किया है वो सही है। तो आप 3-4 प्रश्नों का अपनी स्वेच्छा से और उत्तर की जांच करेंगे। आप जो भी चर का मान आएगा वो समीकरण के अंदर रख के देख ले, जैसे कि मैंने भी एक क्वेश्चन के अंदर हल करके देखा था वैसे। तो आपको इन प्रश्नों को आपको हल करना है। ये सवाल आपको 12 प्रश्नों के अंदर आपको चर राशि का मान ज्ञात करना है। और एक बार अगर परिमेय संख्या का मामला है तो परिमेय संख्या के अंदर आपको वज्र गुणा आपको अवश्य करना है। परिमेय संख्या के मामले में समीकरण बनेगा तभी सॉल्व होगा जब आप वज्र गुणा करेंगे, तब तो वज्र गुणा करके और फिर आपको सॉल्व करना है। हाँ, परिमेय संख्या के मामले में कई परिस्थिति ऐसी है, जैसा कि आप प्रश्न नंबर 14 में देख रहे हैं, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। ये 3/7 की परिमेय संख्या है, x परिमेय संख्या नहीं है, बराबर 17/7 की परिमेय संख्या नहीं है। तो आप इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए आप इसके हर की तरफ लगा देंगे 1। अब दोनों के दोनों परिमेय संख्या बन गई, लघुत्तम लेकर के एक पक्ष बनाओ, लघुत्तम लेकर के एक पक्ष बनाओ और एक पक्ष बना करके फिर वज्र गुणा करें, वज्र गुणा करके
फिर सरसंकर बढ़ जाएगा, फिर पक्षांतर कर लेना। और या फिर आप यदि लघुत्तम लेना नहीं चाहते तो इसका एक तरीका होगा। एक तरीका ये है कि ये तो पूरी पूरी अचर राशि है, तो इसका तो कोई छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले ज्ञात है। इधर भी दक्षिण पक्ष के अंदर भी अचर राशि है, तो इसका पक्षांतर कर ले और डायरेक्ट इसी का लघुत्तम ले ले, डायरेक्ट x का मान निकल करके आ जाएगा। डायरेक्ट ही x का मान निकल करके आ जाएगा, खाली लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम भी इसमें भी हर साथ है, इसमें भी हर साथ है, लघुत्तम भी साथ हो गया। तो इस सवाल के अंदर तो इस प्रकार से लघुत्तम वाले जो सवाल है, परिमेय संख्या के मामले के जो सवाल है उसको आप थोड़ा सा ठीक से करना है, और बाकी दिक्कत आए तो आप हमारा रिप्लाई करें, हम आपको जवाब अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।